सी, वो तो ट्रिक याद हो गई, सी से क्या है, सी अल्फाबेटिकल सीरीज में तीसरे नंबर पे आता है, वो 3 से 33 याद रहेगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट भी करेंगे, क्योंकि नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लास में और मेरे दिल में। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, आपका DSSB हो, DDA जेई हो, या आपका स्टेट का एग्जाम हो, कहने का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। बहुत शानदार सेशन रहेगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं देने वाला, इसलिए कोशिश करना कि साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहो, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम ना, ये सेशन अभी डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ना, आप लोग थियोडोलाइट की अगर बात करते हैं तो थियोडोलाइट में आपके बहुत सारी पोजीशंस होती है, फेस राइट, फेस लेफ्ट, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो थियोडोलाइट की कुछ पोजीशंस के बारे में आपको बात करता हूं। देखो, जब हम थियोडोलाइट के टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप में 2 कंडीशन आती है, फेस लेफ्ट और फेस राइट। फेस लेफ्ट जो होता है उसको टेलीस्कोप नॉर्मल का नाम भी देते हैं, और फेस राइट जो होता है उसको टेलीस्कोप इन्वर्टेड का नाम भी देते हैं। तो देखो, याद करने की क्या ट्रिक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। हम लोगों को पता है फेस लेफ्ट जो होता है वो टेलीस्कोप नॉर्मल होता है, और हमारी सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, बहुत फेमस है। तो बस वो L&T से मैंने याद रख रखा है, और मुझे इसी तरीके से याद है कि लेफ्ट जो है वो नॉर्मल रहता है। और ये जो ट्रिक है ना IR, भाई IR बता देता हूं। इन्वर्टेड जो है वो बेसिकली राइट शिफ्ट की पोजीशन पे बोला जाता है, फेस राइट जो होता है वो टेलीस्कोप इन्वर्टेड होता है। अब बात आती है, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है IR इंडियन रेलवे। ये सर्वे में 2-3 जगह काम आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी पर्टिकुलर सेशन में। IR से इन्वर्टेड राइट, LN से लेफ्ट नॉर्मल, क्लियर है। उससे पहले ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंडिया में पहली बार मैं आप लोगों को फोन पे आने वाले एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं। मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। पर्टिकुलरली क्या है कि स्टूडेंट कोर्स तो ले लेते हैं, लेकिन वो कोर्स करने के बाद सिर्फ लेक्चर्स और नोट्स तक सीमित रह जाते हैं, जिसके कारण 2 साल, 3 साल, 4 साल खराब हो जाते हैं, और कई सारे बच्चों के तो 5 साल भी खराब हुए हैं। और एट लास्ट उनको खालीपन रह जाता है, क्योंकि उनको गाइड कोई नहीं करता। पूरी इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो गाइडेंस दे रहा हो। इसी चीज को ध्यान में रखते मैंने ये ठाना कि मैंने इंडिया में अथाह सिलेक्शन दी है। आपको भी पता है, मैं हर वीडियो में दिखाता ही हूं। तो उस सिलेक्शन के बिहाफ पे मैंने जाना कि यार जिन जिन को मैंने गाइड किया था वो सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे सेलेक्ट हो गए। तो गाइडेंस बहुत बड़ी चीज है। मैंने ठाना कि मैं स्टूडेंट्स को फोन पे 1-to-1 गाइड करूंगा उनके आने वाले एग्जाम के लिए। मैं उनको टारगेट प्लान दूंगा, मैं उनको एग्जाम से पहले बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, मैं उनको रिवीजन कराऊंगा टाइमली, ताकि वो किसी भी तरह का कोई पॉइंट भूले ना और एग्जाम में अच्छी परफॉर्म कर सके। तो इसी चीज की ना मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी है। तो मैं स्टूडेंट्स को 1-to-1 कॉल पे ना टारगेट देता हूं रेगुलर बेसिस पे, और ये 1 महीना हुआ है मुझे स्टार्ट करे हुए। एवरेज 1 महीने में मैंने 3500 के आसपास क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व करा दिए। किसी ने 3000 करे, किसी ने 4000 करे, किसी ने 3200 करे, एवरेज 3500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चा। और उस 3500 क्वेश्चन में बताऊं 4 बार रिवीजन भी कर चुका, क्योंकि मैं हर 5-6 दिन में एक रिवीजन करा देता हूं, जिससे क्या है बच्चा भूलता नहीं है। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको भी इस तरह का कोई भी हेल्प चाहिए, मेरी गाइडेंस में रहना है, मेरे टारगेट प्लान में जाना है, मुझसे हेल्प चाहिए है, प्लीज कॉल करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और मैं आपका बहुत सारा पैसा बचवा दूंगा। जो आप लोग बाहर खर्च करते हो ना वो बचवा दूंगा। जनरली बच्चा मुझे कॉल करता है आपका कोर्स खरीदना है, हालांकि मैं कभी कोर्स का प्रमोशन नहीं करता, तुमने कभी सुना भी नहीं होगा मेरे मुंह से। बच्चा खुद ही ले लेता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोर्स खरीदने भी आता है, मुझसे कॉल पे बात करता है, तो 80% चांस होता है कि वो कोर्स नहीं खरीदता फिर, क्योंकि मैं उसको बिना कोर्स के ही बहुत कुछ दे देता हूं। तो भाई आपको भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, प्लीज कॉल मी, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके, क्योंकि मेरा सपना है मुझे 1100 सिलेक्शन पूरे करने हैं इंडिया में सेल्फ स्टडी के बिहाफ पर। बाय द वे आगे चलते हैं, और हाँ, टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कृपया करके आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे क्विज होती है, नोट्स आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ना आपके और कंडीशंस आती है यहाँ पे कि टेलीस्कोप में कंडीशन आती है ट्रांजिटिंग स्विंगिंग, क्लियर है। ट्रांजिटिंग जो होता है वो आपके टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है, और स्विंगिंग जो होता है वो आपके टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है, क्लियर है। तो टेलीस्कोप को किस एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद नहीं हो पाता, और उस पर्टिकुलर फेस में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो भाई वो थोड़ा सा समझकर चलते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखो,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब भी घुमाओगे तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्रांजिटिंग। तो क्या बन गया? HT। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार आता है भाई, बहुत फेमस है, बहुत पुराना है, शायद कोई ऐसा हो जिसको पता ही ना हो उसके बारे में। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, मुझे जब से याद है अपने कॉलेज टाइम से, हिंदुस्तान टाइम्स यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब घुमाओगे तो ट्रांजिटिंग कहलाया जाएगा, और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जब घुमाओगे तो स्विंगिंग कहलाया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब यहां से दो तीन चीजें और हैं, उसको क्लियर करते हुए चलते हैं। देखो, जब आप लोग ट्रांजिटिंग करते हो ना तो उसका और भी नाम होता है। ट्रांजिटिंग को ही हम रिवर्सिंग भी कहते हैं, ट्रांजिटिंग को ही हम प्लंजिंग भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, बस एक ही चीज है। तो याद कैसे करना है इसको? टीआरपी। भाई आजकल हर किसी को टीआरपी चाहिए, चाहे वो टिकटॉक वाला हो, चाहे वो यूट्यूब वाला हो, खैर टिकटॉक तो बैन हो गया, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे वो न्यूज वाला हो, चाहे पीएम साहब हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, सबको टीआरपी चाहिए। तो क्या है? ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग और प्लंजिंग, ये तीनों एक ही चीज है, ऐसे आप लोगों को याद करना है। अब यहां से बात आती है, देखो कि स्विंगिंग जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है। क्लियर है ना? एसवी करके आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने इसका कोई ट्रिक नहीं बना रखा, वैसे ही मुझे तो याद है। मैं सही बताऊं कि HT हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ट्रांजिटिंग, दूसरा जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्विंगिंग। ठीक है, अब बात आती है यहां पे कि स्विंगिंग में दो कंडीशन होती है, राइट स्विंग और लेफ्ट स्विंग। अब वहां हमारे दिमाग में बहुत बड़ा भोकाल आ जाता है कि यार ये राइट स्विंग कौन सा है, लेफ्ट स्विंग कौन सा है। तो देखो, राइट स्विंग जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट स्विंग जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर है? तो याद कैसे करना है? हर गाड़ी की आरसी होती है, ये आरसी और आरआई, इंडियन रेलवे IR और आरसी दो तीन जगह यूज होता है, मैं आपको सब बता दूंगा। आरसी जो है क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हर गाड़ी का बनता है, हमको भी पता है, हमारी गाड़ी का भी बना हुआ है, बस हो गया। राइट जो है वो कब होगा? राइट स्विंग होगा जब आप लोगों का टेलीस्कोप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। स्विंग कब होगा? क्लॉकवाइज होगा तो राइट है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लेफ्ट है, हो गया। LA या AL जो भी आपको करना है। देखो, मैंने एक ही याद कर रखा है, दूसरा तो अपने आप बन जाएगा। अगर राइट करना है तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, तो बाकी लेफ्ट होगा, कॉमन सी बात है। अभी आगे चलते हैं ट्रिक्स के पास। देखो यार, अभी कंटूर की एक ट्रिक होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है कंटूर में, सारी समझाता हूं। कंटूर में क्या होता है ना कि अंदर वाली अगर वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है तो क्या बनता है? हिल बनता है। और अगर बाहर वाली वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, तो पॉन्ड बनता है। ये आपको पता है, देखो इस तरह का कुछ कंडीशन बनता है। तो यहां पे मैंने क्या करा, देखो अगर इनसाइड हायर वैल्यूज है, मतलब जैसे ये आपका कंटूर है, मान लो ऐसा एक कंटूर है, अंदर वाली वैल्यू 90, 100, 110, इनसाइड अगर हायर वैल्यू रहेगी, ये तो इनसाइड लोअर हो गई, ऐसी ही कंडीशन यहां बना लो 110, 100 और 90। अगर अंदर हायर वैल्यू जा रही है तो उसको कहते हैं हम लोग हिल, और अगर बाहर हायर वैल्यू आ रही है तो उसको कहते हैं पॉन्ड। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, बहुत बारी पेपर में आता है और आएगा भी। इनसाइड हायर वैल्यूज मतलब हिल है, अंदर बड़ी वैल्यू है तो हिल है, वैसे तो ड्रॉ करके भी देख लेना, लेकिन फिर भी HILL इनसाइड हायर वैल्यू है ना, I फॉर इनसाइड हायर वैल्यू, और बन क्या रहा है? हिल, हिल में I आ रहा है। और अगर आउटसाइड हायर वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया ये वाला कंडीशन है, आउटसाइड हायर वैल्यू हो तो उसको कहते हैं पोंड, तालाब बनता है इस शेप का, बन जाता है। तो ये क्या है भाई? पॉन्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो पॉन्ड में आ रहा है O और हिल में आ रहा है I फॉर इनसाइड हायर वैल्यूज और O फॉर आउटसाइड हायर वैल्यूज। अब आपको याद रहेगा, कंटूर में कंडीशन आती है, ओवरहैंगिंग क्लिफ में कट हो जाता है, वर्टिकल क्लिफ में मैच हो जाता है। भाई कंटूर जो है ये कंडीशन आपने पढ़ी भी होंगी पहले। तो देखो याद कैसे करना है इसको, वर्टिकल क्लिफ में मीट करता है, मैच करता है। ये दो लाइन आ रही है V में, मैंने जैसे याद कर रखा है मैं वो बता रहा हूं, मैं आज तक ऐसे भूला नहीं हूं, तुम भी नहीं भूलोगे, ट्रिक का कोई सिर पैर नहीं होता, बस हमें याद होना चाहिए, आपको भी याद होगा। तो मैंने क्या कहा, देखो V के अंदर क्या हो रहा है, V के अंदर दो लाइन आगे मैच कर रही है ना। तो जब दो लाइन मिल रही है तो भाई वर्टिकल क्लिफ में भी सारी मिलेंगी, V फॉर वर्टिकल क्लिफ, और ये दोनों मिल रही है, वहां भी लाइनें मिलेंगी कंटूर की। क्लियर है? अब बात आती है यहां पे आपके ओवरहैंगिंग क्लिफ में इंटरसेक्ट करती हैं, याद करना है। आपने कभी सुना IO? हर केस में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। भाई आपने सुना भी होगा, पुलिस के पास छोटा सा छोटा केस भी चले जाए
तो किसी के अंडर तो रहेगा, कोई तो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अभी मेरा व्हीकल चोरी हो गया था, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे वो व्हीकल मिल गया 2 दिन बाद, और चोर ने मेरे व्हीकल पे पैसा खर्च करा, उसके बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया। ये मैं बनावटी कहानी नहीं कह रहा, ये सच में हुई है मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर केस में होता है, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, मैंने लिख दिया। आई फॉर इंटरसेक्शन, ओ फॉर ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ में कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो कंटूर्स की ट्रिक समझ आई आपको। इस तरीके से पता होना चाहिए सारी चीजें। चलो आगे समझाता हूं आपको, बाकी और ट्रिक लेकर चलता हूं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी है। आपको पता है प्लेन टेबल जब हम लोग करते हैं तो 4 तरीके होते हैं हमारे पास, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड और रिसेक्शन मेथड। अब बेसिकली कौन सा मेथड कहां यूज करते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन हर बार ही आया है, तो मैं वो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी ट्रिक लेकर आया हूं कि रेडिएशन मेथड कहां यूज करते हैं, जब हमें पॉइंट्स इंटरविजिबल हो और एक्सेसिबल हो। शब्दों पर गौर देना, इंटरविजिबल हो और एक्सेसिबल हो, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, रेडिएशन मेथड यूज कर रहे हैं। इंटरसेक्शन मेथड कब यूज करते हैं, जब एक्सेसिबल ना हो, जब एक्सेसिबल ना हो लेकिन इंटरविजिबल हो। ठीक है, तो इंटरविजिबल तो है बट एक्सेसिबल नहीं है, और यहां एक्सेसिबल भी है और इंटरविजिबल भी है, तो मैंने कैसे याद करना है, कंफ्यूज ना हूं मैं। AIR बहुत आसान है ना, ऑल इंडिया रेडियो, AIR, एयर इंडिया, कुछ भी बोलो, हवा बोलो, हवाबाजी नहीं है, याद रहेगा। A फॉर एक्सेसिबल, I फॉर इंटरविजिबल। जब दोनों होते हैं तो क्या यूज करते हैं, रेडिएशन। हो गया A फॉर इंटरविजिबल, A फॉर एक्सेसिबल, I फॉर इंटरविजिबल, और जब दोनों एक्सेसिबल होंगे तो क्या होगा, रेडिएशन यूज करूंगा। लेकिन अगर एक्सेसिबल नहीं है तो A तो हट गया, सिर्फ इंटरविजिबल है, और इंटरविजिबल रहेगा तो क्या यूज करूंगा, इंटरसेक्शन। हो गया I फॉर इंटरविजिबल, I फॉर इंटरसेक्शन। अब तुम नहीं भूलने वाले इसे। अब आ जाओ अगली ट्रिक पे कि ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं। देखो ट्रैवर्सिंग कब यूज होती है, जब आप लोगों को स्ट्रिप सर्वे यूज करना होता है ना। स्ट्रिप फुटिंग का नाम सुना है आपने, भाई दीवार के लिए जो फुटिंग दी जाती है शेयर वॉल के लिए, वो स्ट्रिप फुटिंग होती है। पाइपलाइन बहुत मोटी डलनी है, कोई स्ट्रिप फुटिंग डल गई, या मेट्रो के पिलर खड़े हैं तो हम स्ट्रिप फुटिंग दे देते हैं कई बार। तो स्ट्रिप मतलब पट्टी, पट्टी का कोई भी सर्वे करना हो तो उस केस में ट्रैवर्सिंग यूज होता है। और भाई हमें भी पता है ST कैटेगरी होती है, हम लोग तो फॉर्म भरते ही हैं, हम लोग तो फॉर्म भर ही रहे हैं, ST कैटेगरी है। हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ इसके बाद कि हम लोग जो लास्ट यूज करते हैं रिसेक्शन, वो रिसेक्शन बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, पॉइंट्स लोकेट करने के लिए, स्टेशन लोकेट करने के लिए रिसेक्शन मेथड का यूज होता है। और हमें पता है पूरे लेवलिंग चैप्टर में रिड्यूस लेवल ही पढ़ के आए हैं, पूरे रिसेक्शन चैप्टर उसमें लेवलिंग चैप्टर में RL पढ़ के आए हैं। हो गया, रिसेक्शन क्या करेगा, लोकेशन करेगा। हो गया सारी ट्रिक। अभी सारा रिवाइज करते हैं, चलो भाई। रेडिएशन क्या था, AIR, एक्सेसिबल इंटरविजिबल रेडिएशन। इंटरसेक्शन II, इंटरसेक्शन इंटरविजिबल। ट्रैवर्सिंग क्या करता है, स्ट्रिप फुटिंग के लिए काम आता है, ST। और रिसेक्शन क्या करता है, लोकेशन करता है, RL। हो गया, दैट इज एक्चुअली वेरी वंडरफुल। चलो आगे की आपको ट्रिक बताता हूं कुछ बढ़िया सी। ये आ जाओ, एक ट्रिक बताऊंगा, एक तुम्हें मैं कुछ और भी करने के लिए कहूंगा, थोड़ा तुम्हारे लिए और भी बेनिफिट होना चाहिए, बताता हूं। देखो आपको पता है जब हम लोग कंपास करते हैं तो इंक्लूडेड एंगल का कंसेप्ट आता है। इंक्लूडेड एंगल में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल। तो ये ज्यादा मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बिना ट्रिक के भी याद रहती है बच्चों को, तो मैं वैसे ही ले आया। 1-2 बच्चों को कंफ्यूजन थी बस इसमें, जिन्होंने मुझे बताया। आजकल टारगेट प्लान में बच्चे पढ़ रहे हैं ना मुझसे, तो 16,000 से ज्यादा बच्चा है अभी करंटली मेरे पास। क्यों है, क्योंकि इंडिया में एकमात्र मैं हूं जो कॉल पे बात कर रहा हूं, और कॉल पे बात करके टारगेट देता हूं, फिर कहता हूं कॉल करो। मैं पूछूंगा ना, मुझे एनालिसिस तो करनी पड़ेगी ना, तुम्हारा लेवल क्या है। अब वो एनालिसिस का तरीका मेरा रहेगा, एनालिसिस कैसे करनी है वो मैं जानूंगा। तो इसीलिए मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चा है। तो भाई तुम्हें भी चाहिए तो करना, मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा, क्योंकि ये मुहिम के माध्यम से मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज आना चाहिए। कोर्स बेचना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ कोर्स के माध्यम से बच्चा नहीं गेन कर पा रहा,
कुछ ही बच्चे कर पा रहे हैं, और वो कुछ भी इसीलिए कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो भाई वो उस बीच में अगर ये गाइडेंस वाला सिनेरियो इंट्रोड्यूस हो जाए ना हर किसी के बैच में, तो शायद हमारा एक पूरा तरीका बदल जाएगा। इसीलिए मैं बच्चों को पर्सनली हेल्प कर रहा हूं। हाँ, और मैं अपनी गाइडेंस का कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं आपको बता दूं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा अपनी गाइडेंस का। ये मैं पहली बार करा है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसका लाभ उठाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। मैं अपना फायदा नहीं, मैं तुम्हारा फायदा भी देख रहा हूं। यहाँ पे मुझे सिस्टम में चेंज करना है थोड़ा सा बस। बाय द वे, एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 2n + 1 490, इसका माइनस, बस दोनों में प्लस माइनस का फर्क है। तो बच्चे को याद नहीं होता बेसिकली ना, E फॉर एक्स्ट्रा। अब जब भी एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा होगा तो प्लस होगा, हो गया काम। E फॉर एक्स्ट्रा मतलब ऐसा, बाकी में दूसरे में माइनस, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम कर लोगे। इस वाले की ट्रिक नहीं बताने वाला। एक्चुअली डिक्लाइनेशन क्या होता है ना, वो सारा कंसेप्ट और ट्रिक मैंने दूसरे सेशन में बता रखा है, ये मैं जान के नहीं बता रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वो पुराने वाला शॉर्ट ट्रिक का सेशन भी देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इससे पहले 3 सेशन बना चुका हूं शॉर्ट ट्रिक्स के, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आई बटन में आ रहा होगा, क्लिक करो, उस सेशन को देखो। बेहतरीन बीएमसी की ट्रिक बना रखी है, मतलब सीरियसली वो बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो, इंडिया में किसी ने नहीं दी है, फर्स्ट टाइम मिला है, और वो उसको यूज कर लो, कॉपी मेंटेन कर लो। ये वहां देखना, ठीक है, मैं जान के लाया हूं ताकि उसके बारे में भी तुम लोगों को बता पाऊं कि हाँ वो भी कुछ है, ठीक है। चलो अभी और किसी ट्रिक के बारे में लेकर चलता हूं। हाँ, टाइप्स ऑफ चेन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमें भी पता है हमारे पास 4 तरीके की चेन होती है। कौन कौन सी होती है भाई? हमारे पास जो चेन होती है वो बेसिकली इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन और मैट्रिक चेन, यही होता है। तो क्वेश्चन आता है कौन सी चेन कहां पे यूज कर सकते हैं, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो रेवेन्यू चेन है बेसिकली वो कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज होता है। मैंने बताया था आरसी, राइट क्लॉकवाइज, राइट स्विंग क्या होता है जब क्लॉकवाइज घुमाते हो, और मैंने कहा था वो दोबारा यूज करूंगा, ओके। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेवेन्यू जो है वो बेसिकली कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज होता है। एक और ट्रिक यहां पे लिख लो, बीसी। अच्छा, बीसी का मतलब मैं जो बता रहा हूं वो है बाउंड्री और कैडेस्ट्रल, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे में तुम लोग क्या करते हो, बाउंड्री का सर्वे करते हो गया कौन सी चेन से, आरसी से, यानी रेवेन्यू चेन से। हो गई याद? मैंने ऐसे याद कर रखा है, मैं आज तक नहीं भूला अपने कॉलेज टाइम से। खैर मैं तो बार बार बोल के भी याद हो गया, लेकिन वैसे कह रहा हूं मैं, मतलब मुझे अपने कॉलेज टाइम पे ऐसे याद था। अब आ जाओ आगे, गंटर्स चेन क्या करता है? गंटर्स चेन जो है वो बेसिकली आपका एरिया मेजरमेंट में यूज होता है, या जब आप लोग फरलॉन्ग को मेजर करते हो ना, तो फरलॉन्ग में भी आपका गंटर्स चेन काम आता है। अभी सुनते रहना, इसमें बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा तुम्हें मैं, मस्त मस्त एकदम। तो जो फरलॉन्ग है वो बेसिकली गंटर्स चेन से नापते हैं जीएफ। हमारा जीएफ क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर, है ना। वैसे गर्लफ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड इज द कॉमन वर्ड, ग्राउंड फ्लोर तो हमारे दिमाग में नहीं रहता, लेकिन हाँ युवावस्था के कारण गर्लफ्रेंड एक कॉमन वर्ड बन जाता है। तुम्हारा पता नहीं, मेरा तो है ना। तो गर्लफ्रेंड से याद रखो, गंटर्स चेन क्या करता है? फरलॉन्ग, कहीं तो काम आनी चाहिए। तो गंटर्स चेन क्या कर रहा है? फरलॉन्ग मेजर कर रहा है। अच्छा, एक और चीज, एरिया मेजरमेंट, एजी ओजी लोजी सुनो जी, 1 2 का 4, एजी कर लेना, मतलब बहुत बेसिक है, कर लेना। आगे चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इंजीनियर्स चेन और मैट्रिक चेन। अभी आपको भी पता है कि इंजीनियर्स चेन जो है वो 100 फीट की होती है। याद करने का छोटा सा एक माध्यम, अप्रोक्सीमेशन के साथ तुम इसको याद कर पाओगे, तुम भूलोगे नहीं। फिर देखो कैसे, आपको पता है कि जो रेवेन्यू चेन होती है वो लगभग 33 फीट के आसपास चलती है। भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है यार, इतना तो तुम ऑप्शन देख के भी समझ जाओगे ना। 33 फीट के आसपास ये होती है। गंटर्स चेन होती है 66 फीट के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि 33 और 66 है। और इंजीनियर्स जो है वो 100 है, और ये इंजीनियरिंग का पेपर एसएससी 100 नंबर का हो रहा है ना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल 100 नंबर का है। 100 नंबर का मतलब 100 फीट हो गया, याद रहेगा। आपका आरसी, ये तो तुमको याद ही हो गया कि रेवेन्यू चेन जो है वो कैडेस्ट्रल सर्वे में काम आती है। तो भाई आरसी, वो तो ट्रिक याद हो गई। सी से क्या है? सी अल्फाबेटिकल सीरीज में तीसरे नंबर पे आता है, वो 3 से 33 याद रहेगा, 3 से 33 याद रहेगा, क्लियर है। और उसके बाद आता है गंटर्स, भाई अल्फाबेटिकल सीरीज में 7 आता है,
6-7 यार चलेगा ना, 7 है तो 6 पास में ही तो है, इतना तो तुम याद रख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 66 हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं शानदार ट्रिक दूंगा, लेंथ तुमको याद हो जाएगी। अब तुम लेंथ नहीं भूलोगे, बहुत मैं लिख के दे सकता हूं, मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू लर्न द लेंथ। अब तुम लेंथ याद करोगे तुम भूलोगे नहीं। इंजीनियर देखते ही 100 नंबर दिमाग में आएगा, आरसी देखते ही 33 आएगा, जी देखते ही 7 आएगा, 7 बोले तो 66, 6-7। वैसे भी आजकल तो 6-7 फेमस हो रहा है। अब मेरे घर में बच्चे हैं वो 6-7 करते रहते हैं, तो 6-7 देखते ही वो हाथ पैर ऐसे हिलाने लग जाते हैं। आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, आप भी देखना। अभी ये चीज क्लियर हुई आपको। अब इसके बाद वर्नियर्स की ट्रिक और बताता हूं आपको, थोड़ी सी बची हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। चलो यार देखो क्या होता है ना, वर्नियर की ट्रिक पे आते हैं। पहले तो ये प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट कितना कितना होता है, देखो बहुत आसान है। सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी इज द कॉमन टर्म। तो एसपी में एस पहले आ रहा है, इसका 15 है और उसका ठीक डबल है 30। मैंने ऐसे याद कर रखा है, मुझे आज तक नहीं भूला। एसपी में एस पहले है 15, पी बाद में है 30, डबल है, ठीक हो गया, क्लियर है। अब आगे आ जाओ। वर्नियर में क्या होता है, देखो दो तरह के वर्नियर, बेसिकली 4 होते हैं। अपन डायरेक्ट और रेट्रोगेट की बात करते हैं। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग से छोटी होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल जो है वो बड़ा है, यानी वर्नियर छोटा है मेन से। डी मतलब डिक्रीज, डी मतलब डायरेक्ट। वर्नियर कम है ना, कम का मतलब डिक्रीज। रेट्रोग्रेड में इंक्रीज है, वर्नियर जो है वो बड़ा है मेन से। वर्नियर की बात कर रही हो ना, तो वर्नियर पहले आया हुआ है, वर्नियर मेन से बड़ा है। आई बोले तो इंक्रीज, मैंने पहले ही बोला था ना, इंडियन रेलवे की दूसरी टेक्निक दूंगा। एक तो मैंने आपको पहले दे दी थी, इन्वर्टेड और फेस राइट आ गया, और दूसरा इंक्रीज हो रहा है रेट्रोग्रेड में, यानी वर्नियर बड़ा है। अभी इंटर रिलेशन करके करोगे ना, तुम्हें याद रहेगा बहुत ज्यादा। तो अगले ट्रिक पे चलते हैं, सिम्पसन्स की। देखो जब हम लोग दो रूल के कंपैरिजन की बात करते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल, दो रूल होते हैं, तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है। तो देखो हमको भी पता है कि ट्रेपेजॉइडल रूल की एक्यूरेसी सिम्पसन्स के कम होती है, सिम्पसन्स की ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने क्या ट्रिक बना रखी है, सेट एक्यूरेसी की टर्म्स में सिम्पसन्स जो है वो बड़ा है, टी जो है वो छोटा है। बस मैंने ऐसे याद कर रखा है, आपको भी याद रहेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, उसकी ट्रिक ये है कि ना सिम्पसन्स जो है बेसिकली, सिम्पसन्स 1/3 रूल में ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट यूज होते हैं। मतलब जहां ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट हो गया, आप सिम्पसन्स सिर्फ वही यूज कर पाते हो, ठीक है ना। तो अभी क्या है देखो कि सिम्पसन्स 1/3 रूल है, अभी 1/3 है, थर्ड ऑलरेडी ऑड है ना, ये याद करने का माध्यम ही ये है। 1/3 रूल में थर्ड ऑलरेडी ऑड ही है, तो ऑड के केस में ऑड ही यूज होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेक्शन था या ऑफसेट था, ऑड नंबर ऑफ सेक्शन था या ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट था। तो भाई ऑफसेट था, ओ आ रहा है ना, ओ से याद रखिएगा ऑफसेट है। क्लियर है मेरी बात आपको कि सिम्पसन्स में ऑड नंबर के तहत ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट ही आ रहा है। आगे बात आती है, देखो सेम एंगल ऑफ डिप जहां लाइन ज्वाइन करती है उसको कहते हैं आइसोक्लिनिक, सेम डिक्लाइनेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं आइसोगोनिक। याद करने का तरीका क्या है, आप लोग क्लिनिक में गए होंगे कभी डॉक्टर के पास, तो उसने कैनुला लगाया होगा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए सुई लगती है हाथ में, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिप। ये नर्स जो है वो ड्रिप कहती है, ड्रिप बोले तो डिप, और ड्रिप कहां लगती है, क्लिनिक में। हो गया, मैंने आज तक नहीं भूला, मैंने ऐसे याद कर रखा है इसको, और ये मैंने पहली बार नहीं बताई, बहुत बार बताई है अपने बच्चों को। क्लिनिक में लगती है ड्रिप, ड्रिप का मतलब डिप। सेम डिप हो तो क्या होगा, आइसोक्लिनिक। कंफ्यूजन ही बस ये होती है कि क्लिनिक था कि गोनिक था। क्लिनिक में डिप लगता है, आइसो का मतलब तो सेम ही होता है, आइसो का मतलब ही सेम है, ठीक है। और उसके बाद डिक्लाइनेशन, भाई मैं प्रयागराज में पढ़ाता था, तो प्रयागराज में ना एक सर थे, उनका नाम था जीडी पांडे, शायद प्रयागराज के बच्चों को पता भी होगा इनके बारे में। तो जीडी पांडे से मैंने ऐसे याद करा था यार मैंने जब भी बनाई थी ये ट्रिक, डी फॉर डिक्लाइनेशन, जी फॉर गोनिक तो सर हमारे एक काम तो आ गए आइसोगोनिक, ठीक है। तो ये बात आपको भी याद होनी चाहिए। चलो और ट्रिक बताता हूँ आपको इसके बारे में। बेसिकली क्या होता है ना, देखो ये भी आपको पता होगा, जब आप लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं तो आपके पास 4 रूल होते हैं, बाउंडेज, ट्रांजिट, एक्सेस और आर्बिटरी। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। बाउंडेज रूल में लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट सेम एक्यूरेसी के साथ रहनी चाहिए, है ना।
तो याद कैसे करोगे? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है भाई, याद नहीं होता सच्ची में, बिल्कुल याद नहीं होता। तो भाई देखो, लीनियर और एंगुलर बराबर होनी चाहिए, बी से बराबर बी से बाउडिच हो गया, बी से बराबर बी से बाउडिच बराबर होगी तो बाउडिच होगा। अच्छा हाँ, 80 80 मतलब एट, आई वेक अप एट, आई स्लीप एट, आई एट एट, है ना। तो एंगुलर अगर ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू लीनियर तो कौन सा रूल है? ट्रांजिट, 80 एंगुलर ट्रांजिट। क्लियर है? हाँ, अगली है, देखो ये बहुत बेसिक है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, तो बहुत कंसेप्ट है छोटा सा। डिप एंगल कहाँ क्या होता है? इक्वेटर होती है सामने हॉरिजॉन्टल और पोल होता है 90 पे, ऊपर होता है ना पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इक्वेटर बोले तो सपाट 0 और ये 90 हो गया। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 और पोल पे 90, ऊपर देख लेना नॉर्थ साउथ आ जाएगा, सामने देख लेना इक्वेटर आ जाएगा 0। तो ये कुछ तमाम मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करी है। मैं एक चीज आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, कैसी लगी ट्रिक आप लोग कमेंट में प्लीज मेंशन करना, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ही मुझे अगले सेशन के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इस तरह के सेशन यूट्यूब पे नहीं है और मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपको कुछ क्रिएटिव दूं, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत करी इन पे बनाने में, दिमाग लगता है, बट मुझे लेकर बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करोगे प्लीज, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगला सेशन जब भी बना पाऊंगा जब यहाँ फीडबैक अच्छा आता है, अच्छा लगता है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, टॉपर्स नोट्स चाहिए, वर्कशीट चाहिए, अब मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी है और मैं बहुत ईमानदारी के साथ स्टूडेंट्स की यहां पे हेल्प कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करे, बिकॉज आज तक जितने बच्चे सेलेक्ट हुए और आगे भी होंगे, मैं खुद इन्वॉल्व हूं, मैं खुद भी मतलब केवल सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे सेलेक्ट होता है। बच्चा कोर्स लेके सिर्फ एक रास्ता देख पाता है, लेकिन रास्ते पे बिना चले मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, और वो मंजिल चलने का मतलब ही आपकी सेल्फ स्टडी है। मेरी बात समझ आ गई? और गाइडेंस तो मैं दे ही रहा हूं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने ये सेशन देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में भी इसी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट भी करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। बाय।